हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी पीसीएस 2024 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत फेमस कोड याद रखिए जो आप अपने आंसर में भी यूज कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया बाय ग्रैनविल ऑस्टिन। इसका मतलब है कि असेंबली पूरे भारत में एक छोटा रूप थी। चलिए समझते हैं कैसे। इंट्रो पार्ट देखें तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. Its primary objective was to draft constitution for independent India, acting as a microcosm of the nation. मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। ये सिर्फ एक ड्राफ्टिंग बॉडी नहीं थी बल्कि इंडिया की डाइवर्सिटी का रिप्रेजेंटेशन थी। नेक्स्ट देखेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। Composition and structure. The total strength of the assembly was originally fixed at 389. Okay. After the partition, this was reduced to 299. The breakdown was as follows. British province 296 seats allocated on the basis of population, roughly 1 seat per million. Okay. Next, princely state 93 seats filled through nominated by the head of the states. Means क्या था कि मतलब ये कि शुरुआत में टोटल स्ट्रेंथ 389 फिक्स थी, लेकिन पार्टीशन के बाद ये 299 रह गई थी। इसका ब्रेकडाउन कुछ ऐसा था कि जो ब्रिटिश प्रोविंस थे यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से सीट दी गई थी, रफली 1 सीट पर मिलियन, और जो प्रिंसली स्टेट थे इन्हें इलेक्शन के बजाय स्टेट के हेड द्वारा नॉमिनेट किया गया था। अब की फीचर्स देख लेते हैं। की फीचर्स ऑफ इट्स कंपोजिशन। इनडायरेक्ट इलेक्शन। Members were elected by the provincial legislative assemblies through a system of proportional representation by means of a single transferable vote. And diverse representation. Although not elected through direct adult franchises, it include members from all sections of societies: Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians, Christians, SC and STs. For example, leaders like Bhimrao Ambedkar, chairman of the drafting committee, and Jawaharlal Nehru ensured a blend of legal expertise and political vision. तो फिर क्या देखा हमने की फीचर्स में कि असेंबली की सबसे बड़ी खासियत उसकी डाइवर्सिटी थी। भले ही ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, लेकिन इसमें हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन था। नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी प्रेजेंस ऑफ women. The assembly featured 15 women members such as Sarojini Naidu, Rajkumari Amrit Kaur, ensuring gender perspective were integrated into fundamental rights. Okay? मतलब कि प्रेजेंस ऑफ वुमेन्स भी था। असेंबली में 15 वुमेन्स मेंबर थी, जैसे सरोजनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर। इनकी वजह से ही हमारे फंडामेंटल राइट्स में जेंडर पर्सपेक्टिव इंटीग्रेट हो पाया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देखेंगे impact and significance. The diverse composition ensured that the Constitution was not a lawyer's document alone, but a charter of social revolution. It allowed for a consensus-based approach, balancing individual liberty with social justice. Despite being an indirect elected body, its broad-based membership gave the Constitution the legitimacy and permanence it enjoys today. ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि क्योंकि कंपोजिशन इतनी डाइवर्स थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लॉयर डॉक्यूमेंट बनकर नहीं रह गया, बल्कि एक चार्टर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन था। क्या था? चार्टर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन।
इम्पैक्ट देखेंगे, क्या देखा हमने कि इसने इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल जस्टिस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाया। और इस डाइवर्स मेंबरशिप की वजह से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वो लेजिटिमेसी और परमानेंस मिली जो हम आज भी इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। यूपीपीसीएस मेंस में ऐसे पॉइंट वाइज आंसर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं।